Hello guys, this is Surya Pratap Singh and here we are to begin with the new chapter, that is electromagnetic induction, chapter number 6. Okay, this is lecture number 1 of chapter 6, electromagnetic induction. Okay, so let's start with the chapter, that is electromagnetic induction, also called as EMI. ठीक है, EMI इसका शॉर्ट फॉर्म है, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, चलो इसमें जो सबसे पहली चीज जो हमको पढ़नी है वो है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या चीज? मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर आपको याद हो तो मैंने गॉस लॉ पढ़ाते वक्त लास्ट चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया था. व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस. नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस. मतलब एक सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा. सपोज मैंने एक कोई सरफेस यहाँ पे कंसिडर किया, सपोज मैंने एक कोई सरफेस कुछ भी ऐसा कंसिडर कर लिया, या फिर सब अच्छे से बताता हूँ आपको. ऐसा कुछ कंसिडर कर लिया तो इसमें से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं बोल देता हूं B. इसका जो एरिया वेक्टर है, ये जो भी सरफेस है, मतलब अगर ऐसा कुछ क्लोज सरफेस है तो उसका ये वाला पार्ट है, ये सपोज, तो ये जो पार्ट होगा ये कुछ ऐसा होगा. तो इसमें से ये जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इसका जो भी एरिया वेक्टर होगा, सपोज इधर कहीं होगा और फील्ड लाइंस यहाँ कहीं होंगी, तो B और A के बीच में एक एंगल बन रहा होगा. ऐसे समझ लो कि यहाँ पर जो एरिया है, जैसे अगर अपन बात करें ऐसे, यहाँ पे ये जो भी एरिया है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे हैं और एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है, मतलब सेंटर से पास होता हुआ कुछ ऐसा होगा. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया में एक एंगल बनेगा, नहीं बनेगा? उस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको मैं फाई बी से डिनोट करता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, या फिर इसको मैं बी ए कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, बी ए कॉस थीटा, अगर इनको मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लिया चाहे तो. ठीक है, दिस इज फाई बी. अच्छा, अब ये डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का. व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, है ना, तो ऐसे ही एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाया. नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस. ठीक है भाई, अब B डॉट A है तो बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं. थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड A, है ना भाई? सही है. अब कुछ चीजें जो हमें इस फ्लक्स के बारे में पता होनी चाहिए, वो ये कि ये जो फ्लक्स है ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. बढ़िया सर, बढ़िया, एकदम स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू क्वांटिटीज इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी. ये वेक्टर में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, बढ़िया. अब अगर आप थोड़ा सा और गौर से देखें तो आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बताओ? मैग्नेटिक, अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें तो आप मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की यूनिट रख के फ्लक्स की निकाल सकते हैं ना. तो रखें. तो यूनिट की अगर बात करूं, मैं इसकी बात करूं, यूनिट की अगर बात करूं तो यूनिट की बात पे मैं बोलूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला, इसकी होती है मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी टेस्ला मीटर स्क्वायर. ठीक है, और किसकी यूनिट है ये? फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, टेस्ला मीटर स्क्वायर. और इसको मैं वेबर के नाम से भी जानता हूं. वेबर करके एक साइंटिस्ट थे जिसका सिंबल ऐसा कुछ होता है. ठीक है, तो ये इसकी एसआई यूनिट है. कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट. ऐसे इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है
है ना, मैंने नोट्स में लिखी हुई है मैक्सवेल, और एक रिलेशन होता है ये अपना वेबर और मैक्सवेल में। ये टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही वेबर बोलते हैं, ठीक है, यही टेस्ला मीटर स्क्वायर जो आया, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, इसको ही वेबर बोल दिया, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट हो गई, क्योंकि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है और ये एरिया की एसआई यूनिट है, तो इन दोनों की एसआई यूनिट रख के इसकी एसआई यूनिट मिल गई, टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर बोल दो, ठीक है। एक मैक्सवेल करके यूनिट होती है इसकी सीजीएस यूनिट, तो हम बोलते हैं 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, तो वो मैंने लिखा हुआ है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले में आप मैग्नेटिक फील्ड के और एरिया के डायमेंशंस अगर रख दोगे, मैग्नेटिक फील्ड के और एरिया के डायमेंशंस रख दोगे, तो आपको फ्लक्स के डायमेंशंस मिल जाएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब डायमेंशंस निकालने आपको आने चाहिए, अगर आपको किसी को भी उसमें दिक्कत है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करें कि सर मेरे को डायमेंशन निकालने में दिक्कत है, तो उसका फिर सॉल्यूशन कुछ लाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशंस रख दो इन दोनों के, तो आपको डायमेंशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो डायमेंशंस मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो, तो मेन मोटी बात ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया लिख ले तो ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे, है ना। एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब क्लोज सरफेस में से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास होती हैं वो ऑलवेज जीरो होती हैं, क्यों, जो हम पढ़ चुके हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में, पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो अलग बात है, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं नॉर्मल, अगर सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, तो इस एरिया में से कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो निकल रही होगी, तो उधर के लिए, इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए तो डिफाइन नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स, पर पर्टिकुलर एरिया के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइंड है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस के लिए डिफाइन होता था, गॉस लॉ और वगैरह वगैरह हम चीजें लगाते थे। यहाँ पे क्लोज सरफेस के लिए डिफाइन नहीं है ये चीज, किसके लिए डिफाइन है, सिर्फ पर्टिकुलर एरिया के लिए डिफाइन है, ठीक है। ओके, तो दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो ये पहली चीज है जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पता होनी चाहिए कि किसी भी एरिया में से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह पे एक नई क्वांटिटी का जन्म होता है जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं, जो डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, ठीक है, किसी भी सरफेस पे, ठीक है। पॉज करें और लिख लें। ओके, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ा। किसके लिए, यूनिफॉर्म, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं रही है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, पर एक एरिया में मैग्नेटिक फील्ड तो बदल सकती है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैन वेरी, है ना, इट कैन वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट कैन वेरी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड तो वेरी कर सकती है। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड या फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब तो ऐसे लिख लो फॉर नॉन यूनिफॉर्म और फॉर यूनिफॉर्म। जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है यूनिफॉर्म के लिए बी डॉट ए कहलाएगा, या बी ए कॉस थीटा बोल लो आप, ठीक है। जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में से, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो नॉन यूनिफॉर्म है। कैसी है वो, नॉन यूनिफॉर्म, कुछ ऐसी हर जगह अलग अलग है, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म। तो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड के केस में मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे सेक्शंस ले लूंगा, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, और उन सेक्शंस के लिए ये चीज अप्लाई करूंगा, और फिर उन सबको जोड़ दूंगा, उन सारे फ्लक्सेस को जोड़ दूंगा। जहां जहां सपोज इतने एरिया मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो इतने के लिए लगा लिया, फिर इतने में ये सेम है तो इतने के लिए फिर लगा लिया, ऐसे करते करते पूरा ये पार्ट कवर कर दूंगा।
तो उसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो ऐसे लिखा जा सकता है बी डॉट डी ए, छोटे छोटे एरियाज में से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है उसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया। क्या कर लिया? उसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया हर जगह पे। बात समझ में आई? तो ये है आपकी फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक, तो दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पॉज करो, फटाक से लिख लो। चलो, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब बदलता हुआ। ठीक है, चलो अच्छा, चलो अभी हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो है हमारे फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ये चीजें जो हैं बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। मेन टॉपिक पे आता हूँ जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने बताया मैग्नेटिक फ्लक्स, उस पर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके डायमेंशंस पूछ सकते हैं, उसकी एसआई यूनिट पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी करा सकते हैं छोटे मोटे, है ना। जैसे मैग्नेटिक फील्ड दे दी, एरिया दे दिया, एंगल दे दिया, बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, या फ्लक्स दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दी और एंगल दे दिया फील्ड और एरिया के बीच में, बताओ एरिया कितना उसका, है ना। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलो वो अलग बात है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ये हालांकि फैराडे के एक्सपेरिमेंट के नाम से ही जाने जाते हैं, पर ये दो लोगों ने मिलके करे थे, फैराडे और हेनरी। फैराडे और माइकल फैराडे और हेनरी करके दो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। बेसिकली बात ऐसी थी कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी पहले 3 चैप्टर में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है, उस करंट को सर्किट में दौड़ाया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब चीजें। ये बहुत पुरानी बातें थी जब ये सारी चीजें डिस्कवर हो रही थी। ठीक है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बात करी, जैसे ऑरेस्टेड जैसे थे, उन्होंने बात करी कि एक करंट कैरिंग वायर होता है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखे गए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पे एक अलग चर्चा की गई, है ना, अर्थ के मैग्नेटिज्म और मटेरियल के मैग्नेटिज्म पे, मतलब हमने मैग्नेटिज्म पढ़ लिया और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली। अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को जब कंबाइन किया जाए तो क्या होगा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फैराडे ने बेसिकली क्या किया था, फैराडे और मैक्सवेल, ये जितने भी साइंटिस्ट जो बाद में आए, किन लोगों के बाद में, कूलम्स के बाद में गॉस, है ना, कूलम्स लॉ पढ़ा आपने, गॉस लॉ पढ़ा आपने। ठीक है, तो आपको ना जो फिजिक्स पढ़ाई जा रही है वो एक ऑर्डर में पढ़ाई जा रही है। ठीक है, आपको जो चीजें पहले हुई हैं वो पहले पढ़ाई जा रही है, फिर बाद में धीरे धीरे क्या क्या डिस्कवरी हुई है उस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। प्रॉपर प्लान्ड है आपका जो सिलेबस है। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये क्लियर करनी दिमाग में। तो पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, फिर आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा, 2 मेन यूनिट पढ़ ली। अब इन यूनिट का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखो बेसिकली हुआ क्या, आपने पढ़ा हुआ है चीजें, पर फिर भी एक मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं कि ऑरेस्टेड ने चैप्टर 4 में ऑब्जर्व किया था कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म होता है। ठीक, फैराडे जो आया था, फैराडे ने क्या बोला, फैराडे ने बोला कि इसने बोला था इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म होता है, और फैराडे बोल रहा था मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। बात समझ में आई? मतलब मैग्नेटिज्म के इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होते हैं, मैग्नेटिज्म के इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होते हैं। जैसे करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते थे, वैसे ही मैग्नेटिज्म के इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होते हैं। कैसे, आओ समझते हैं। फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, उन बेसिस पे उसने बोला कि मैग्नेटिज्म के इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होते हैं, मतलब मैग्नेटिज्म किसी के आसपास, किसी मटेरियल के आसपास या किसी कॉइल के आसपास मैं मैग्नेटिक फील्ड वेरी करूं,
किसी कॉइल के आसपास मैं मैग्नेटिक फील्ड वेरी करूं तो होगा क्या, उस कॉइल में करंट आ जाएगा। जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट 1 में उन्होंने क्या किया कि एक तो कॉइल ली जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करी, ठीक है, जो करंट मेजर कर रहा था। ये कॉइल ली, कॉइल के पास में एक मैग्नेट रखा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट को 3 बार मैग्नेट के साथ अलग अलग तरीके से चीजें करी। पहले क्या किया, बार मैग्नेट को ऐसे ही रखा छोड़ दिया, रखा छोड़ा तो देखा कि यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। मतलब ये कहने का मतलब ये है, जब बार मैग्नेट यहाँ रखा होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी नहीं निकलेंगी, यहाँ से कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, निकलेंगी नहीं निकलेंगी, निकलेंगी। मतलब बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास होंगी। तो जब ये स्टेशनरी रखा गया और ये भी स्टेशनरी रखा गया, इसको हमने बोला कॉइल और इसको हमने बोला बार मैग्नेट। तो जब दोनों स्टेशनरी रखे गए, ठीक है, दोनों स्टेशनरी रखे गए तो देखा गया इधर इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर पहुंच तो रही थी पर फिर भी यहां डिफ्लेक्शन नहीं आया। पर फिर क्या किया, इसको मूव कराया पास, तो देखा कि इधर डिफ्लेक्शन आया। और फिर जब इसको दूर ले गए तब फिर से डिफ्लेक्शन आया, पर अपोजिट डायरेक्शन में आया, पर अपोजिट डायरेक्शन में आया। बात सुनना फिर से कि पहले ऐसे कॉइल रखा, ऐसे मैग्नेट रखा, मैग्नेट को जब रखे रहने दिया तो यहाँ पे कोई करंट नहीं था इस सर्किट में। मैग्नेट को जैसे ही पास लाना चालू किया, मूव करते रहे तो यहाँ करंट दिखा रहा था। मूवमेंट जैसे ही रोक दिया तो करंट रुक गया, फिर मूवमेंट पीछे की तरफ दूर ले जाने लगे तो फिर से करंट आया, पर इस बार अपोजिट डायरेक्शन में, इस साइड आ रहा था। फिर जैसे ही मूवमेंट रोक दिया बार मैग्नेट का, फिर से करंट रुक गया। कहने का मतलब ये कि जब भी इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, मतलब या तो ये मूव करे इसके रिस्पेक्ट में या ये मूव करे इसके रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब ये कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जो अभी इधर पहुंच रही हैं, एक समय पे अभी कुछ पहुंच रही हैं, पर ये जब पास जाएगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी यहां से। जैसे जैसे पास जाएगा तो और ज्यादा निकलेंगी, दूर जाएगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लगेंगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, देन देयर इज अ करंट इन गैल्वेनोमीटर। कहने का मतलब ये कि बार मैग्नेट की वजह से जब भी किसी कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलने लगे, कॉइल पर किसी बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बदलने लगे तो मैं बोलूंगा उसमें करंट आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलने लगे किसी कॉइल से पास होने वाली, तो अभी हमने एक चीज पढ़ी, मैग्नेटिक फ्लक्स। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी। वो क्या था कि फील्ड लाइंस पास होना किसी भी एरिया में से। तो सोचो इसमें से फील्ड लाइंस जैसे ज्यादा हुई कम हुई, मतलब फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। तो if flux linked with the coil changes, then and then only current will be observed in the galvanometer। और अगर ये स्टेशनरी था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो जा रही थी पर वो चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए इसमें करंट नहीं था। पर जब इसको मूव कराया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, which induces a current inside the circuit, which induces a current inside the circuit which was observed by the galvanometer। बात समझ में आई? कहने का मतलब बहुत सिंपल सा था कि जब इस मैग्नेट को मूव कराया गया कॉइल के आसपास तो कॉइल में करंट आया। ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ, पर उसको अब और अच्छे से पढ़ना है कि क्यों आया। पहले पढ़ते थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं कॉइल से पास होने वाली, इसलिए करंट आया। पर अब उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होने के लिए हमने नया वर्ड बना दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बना दिया? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने बोला
कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil changes, then there is current in galvanometer, then there will be current in galvanometer. ये हमारा सिंपल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड कंक्लूजन था। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मैग्नेट को पास लाए, दूर ले गए तो करंट आया, जब पास लाए तो करंट इस तरफ आया, दूर ले गए तो करंट उस तरफ नजर आया, मतलब डिफ्लेक्शन एक उल्टा हुआ, मतलब अपोजिट करंट आया, कहने का मतलब ये। और पास दूर ले जाने पे ही करंट आया, रखा रहा तो कोई करंट नहीं आया। इधर मैंने कॉइल को स्टेशनरी रखा है, कॉइल को क्या रखा है, स्टेशनरी, कॉइल का कोई मूवमेंट नहीं है, और बाहर मैग्नेट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, अगर ऐसा केस लिया। पर अगर मैं नॉर्मली भी बात करूं कि इसको स्टेशनरी रख लूं, इसको मूव करा लूं, या इसको स्टेशनरी रख के इसको मूव करा लूं, या दोनों को एक साथ मूव करा लूं, तो अगर रिलेटिव मोशन होगा इन दोनों के बीच में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, इट मींस देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट इनसाइड द सर्किट, यानी कि मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो गया। मैग्नेटिज्म को वेरी करके मैंने इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म होता था, मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कहने का मतलब ये। इसको मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड के वेरी होने की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट या जो भी है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, करंट आ गया, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई हमको मैग्नेटिक एनर्जी से। बात समझ में आई? तो इसको हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया, अभी मैं दो और बताने वाला हूं, है ना। तो इस एक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड मैंने एक कंक्लूजन दिया कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस देन देयर विल बी करंट इन गैल्वेनोमीटर अटैच्ड टू कॉइल, है ना, अटैच्ड टू कॉइल, ठीक है। बेसिक ऑब्जर्वेशन, पॉज करें और लिख लें, बाकी मैंने नोट्स में लिखा हुआ है अच्छे से। ओके, तो इस फिनोमिना को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो करंट का प्रोड्यूस हो जाना मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने की वजह से। सही है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखा गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कॉइल थी, उसको वैसा का वैसा रहने दिया, उसमें कोई चेंज नहीं। अब इस बार इन्होंने पास में मैग्नेट नहीं रखी, पास में एक और सर्किट लिया और सर्किट में लगाई वेरिएबल बैटरी। क्या लगाई? वेरिएबल बैटरी। वेरिएबल बैटरी लगाई और यहाँ कॉइल लगाई, ठीक है। ऐसे करंट पास हो रहा था, वेरिएबल बैटरी थी, वेरिएबल बैटरी थी तो जो करंट था इसका वो बदल रहा था। अब ये कॉइल है कि नहीं, चैप्टर 4 में आपने पढ़ा है, ये सोलेनॉइड है बेसिकली। तो इस कॉइल में जैसे ये करंट जाएगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो म्यू नॉट एन आई के बराबर होगी। होगी नहीं होगी? हाँ सर होगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो सोचिए तो इस तरीके की होगी नहीं होगी, ये भी इधर से ऐसे ऐसे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। तो सपोज करो ये बहुत पास पास रखे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी, इसमें से निकलेंगी नहीं निकलेंगी, है ना, कुछ ऐसे निकल रही, कुछ ऐसे निकल रही, कुछ ऐसे निकल रही, मतलब बेसिकली पास वाली, जैसे पिछला डायग्राम बनाया था वैसा आप समझ सकते हो, ठीक है। कॉइल्स को बड़ा बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी। अब जब ये करंट को आप वेरी करोगे इस बैटरी के थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो वेरी करेंगी, मतलब करंट ज्यादा करोगे तो फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी, करंट कम करोगे तो फील्ड लाइंस कम पास होंगी। तो यानी कि करंट फिर से आएगा गैल्वेनोमीटर में, बिल्कुल पहले जैसा ही केस है। क्यों? भले इस बार मैग्नेट को मूव नहीं करा रहे,
मैग्नेट को मूव कराने से ही मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी चेंज होगी इस पे। ये भी तरीका है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का, है ना। तो हमने ये दूसरा तरीका अपना लिया कि इस पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए मैं ऐसे वेरिएबल बैटरी लगा दूं और ऐसे करंट पैदा करूं। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, हम जानते ही हैं। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो ऐसे कुछ ऐसे सर्कुलर लूप्स बना रही होगी। तो वो कुछ ऐसे कॉइल से पास होते हुए जा रही होगी। करंट बढ़ेगा तो पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट कम होगा तो पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, यानी कि फ्लक्स इसका चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो दोनों ही केसेस में करंट बढ़ाने पे भी करंट दिखेगा और करंट कम करने पे भी करंट इसमें नजर आएगा। पर करंट को अगर स्टैग्नेंट रखोगे, मतलब बैटरी को वेरी नहीं करोगे, तो इसमें कोई करंट नहीं आएगा। तो इसमें कोई करंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो होगी पर वो वेरिएबल नहीं होगी, यानी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है करंट आने के लिए। क्यों? क्योंकि तभी फ्लक्स चेंज होगा, तभी फ्लक्स चेंज होगा। है हाँ या ना? बिल्कुल सही। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है हमारा? फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया डॉट प्रोडक्ट। तो जब ये वेरी करेगा तो ये वेरी करेगा, करेगा नहीं करेगा? हाँ सर करेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये एक और एक्सपेरिमेंट हो गया। पॉज करके अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसमें से ज्यादा और बताने का कुछ था नहीं। ऑब्जर्वेशन सेम थी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो इधर पहुंच रही थी वो अगर वेरी करेगी तो इसमें करंट आएगा, है ना। कंक्लूजन भी सेम था कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस देन देयर विल बी करंट इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, पॉज करें और लिख लें। अब हम आते हैं फैराडे के तीसरे एक्सपेरिमेंट पे। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया? तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने वही कॉइल, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, बगल में एक और कॉइल, कॉइल के साथ एक बैटरी, बैटरी के साथ एक की, टैपिंग की। ठीक है, अब देखा गया कि जैसे ही ये टैपिंग की प्रेस करी इसमें करंट आया, और इसमें जैसे इसमें करंट आया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकली, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से पास होने लगी। ठीक है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई तो सोचो जस्ट बिफोर, जैसे हमने ये टैप करी थी कि उससे जस्ट पहले इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। जैसे ही टैप करी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पहुंच गई एक, तो यानी कि इसका फ्लक्स चेंज हुआ नहीं हुआ, तो इसमें मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आया जैसे ही टैप की, जैसे ही प्रेस करी। पर जैसे प्रेस करके छोड़ दी तो इसमें करंट बराबर बना रहा, करंट बराबर बना रहा, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही पास हो रही थी, कुछ बदल नहीं रही थी, है ना। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकल ही उतनी रही थी। करंट सेम रखोगे तो, करंट सेम रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम तो पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड सेम। तो टैप मतलब की को प्रेस करने के बाद इसमें कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हुआ। जस्ट टैप करी जब की, तब जस्ट इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें करंट आया, पर वो करंट जैसे ही आया और आके बंद हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे करंट स्टैग्नेंट था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्टैग्नेंट थी, मतलब सेम थी हर जगह। तो सेम थी यानी कि इसका फ्लक्स अब चेंज नहीं हो रहा, यानी अब इसमें कोई करंट नहीं। बात समझ में आई? फिर जैसे ही की को खोला तो फिर से करंट आया इस वाली कॉइल में। क्यों? क्योंकि जैसे ही की को खोलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो जा रही थी वो एकदम रुक गई, तो फिर से फ्लक्स चेंज हुआ, तो फिर से करंट आया, पर उल्टा आया, पर उल्टा आया। तो इससे क्या ऑब्जर्व हुआ? इससे ऑब्जर्व हुआ एक और चीज मैंने तीनों एक्सपेरिमेंट में जो कॉमन पाई कि हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, तो करंट आता है, पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है तो करंट का डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाता है दोनों केसेस में। कैसे? इसी में समझ लो। जैसे ही मैंने ये
कि प्रेस करी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले तो थी नहीं, जैसे ही प्रेस करी तो करंट आया, करंट आई तो मैग्नेटिक फील्ड आई तो इसमें जो पास होने वाली फील्ड लाइंस है वो चेंज हो गई, क्योंकि पहले तो थी नहीं, अब आ गई है जस्ट जब की को प्रेस किया गया है। ठीक है, जस्ट उस मूवमेंट की बात हो रही, तो जस्ट उस मूवमेंट पे यहाँ पे जो फ्लक्स था, मोमेंट्री फ्लक्स चेंज हुआ तो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आया इसमें। मोमेंट्री मतलब 1 सेकेंड या माइक्रो सेकेंड्स के लिए, मतलब सपोज वो डिफ्लेक्शन इस साइड आया, ठीक, तो फ्लक्स जब इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन राइट साइड आया सपोज। ठीक है, अब जैसे ही मैंने क्या किया, इस की को जो प्रेस करके रखा था छोड़ दिया, तो इसमें डिफ्लेक्शन अब बंद हो गया आना, क्योंकि जो करंट था वो स्टैग्नेंट था, फील्ड थी स्टैग्नेंट थी, तो डिफ्लेक्शन नहीं था। ठीक है, फिर की जैसे ही वापस खोली तो जो फील्ड लाइन पास हो रही थी इस वाली कॉइल से, वो एकदम से कम हो गई, एकदम से जीरो हो गई, यानी फ्लक्स डिक्रीज कर गया। तो अब जो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आया वो उल्टा आया, यानी फ्लक्स के इंक्रीज करने पे और फ्लक्स के डिक्रीज करने पे करंट के डायरेक्शन पे भी फर्क पड़ जाता है। दोनों पिछले दोनों केसेस में भी आपने देखा होगा कि जब मैग्नेट को पास ले जा रहे थे तो सोचो फ्लक्स उस पे पास होने वाला जो कॉइल पे फ्लक्स था वो चेंज हुआ, और चेंज भी हुआ तो कैसे, इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस बढ़ी, पास ले जाओगे तो जो करंट आया था वो राइट साइड आया था, पर जब दूर ले जा रहे थे उस मैग्नेट को तो जो करंट आया था वो लेफ्ट साइड आया था। बात समझ में आई? तो यानी कि हमें दो ऑब्जर्वेशन इन तीनों एक्सपेरिमेंट के बेस पे मिली, वो ये थी, ऑब्जर्वेशन जो मिली उस पे बेस्ड हमने दो कंक्लूजन अपने दिमाग में बनाए। वो ये थी कि फ्लक्स चेंज होगा किसी कॉइल के साथ का, मतलब किसी भी कॉइल का अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल जिस भी सर्किट से वो कॉइल कनेक्टेड है उस सर्किट में करंट आ जाएगा। ठीक है, और जो करंट का डायरेक्शन है वो डिसाइड होगा उस कॉइल पर चेंज होने वाले फ्लक्स की वजह से, कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आई? मैं फिर से बोल रहा हूं, सेम वर्ड्स को रिपीट करूंगा कि कॉइल पर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से करंट तो आएगा, पर फ्लक्स इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, उस बेसिस पे करंट की डायरेक्शन डिसाइड की जाएगी। क्लियर है? तो ये आपका तीसरा एक्सपेरिमेंट है। डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो पॉज करके, बाकी मैंने लिखा हुआ है अच्छे से नोट्स में, तो आप नोट्स को साथ में रख के जब मतलब ये लेक्चर देख लोगे तो नोट्स पढ़ोगे तो आपको तीनों एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये थे 3 फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स, है ना भाई। ये 3 फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे फैराडे ने 2 लॉ दिए जो अब आपको पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एक है आपका फर्स्ट लॉ और एक है आपका सेकेंड लॉ। दोनों बहुत ही इजी हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड ही है। पहला लॉ बोलता है whenever there is magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कॉइल से पास हो रही हैं वो अगर चेंज कर रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, है ना। तो whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, there will be an induced EMF. There will be an induced EMF inside the coil. Induced EMF कह लो या induced current कह लो। Induced EMF इसलिए बोला गया क्योंकि करंट आया तो पोटेंशियल डिफरेंस आ ही गया होगा ना सर्किट के अक्रॉस, तो an induced EMF inside the coil। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट लॉ। ठीक है, and it is only so long as change in magnetic flux is taking place।
मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो ही करंट आएगा कॉइल में। अगर कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होके रुक गया, जैसे अभी थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, तो चेंज होके रुक गया तो डिफ्लेक्शन आया पर बंद हो गया। बात समझ में आई? तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम तभी रहेगा जब फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। अगर फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा तो ईएमएफ, इंड्यूस जो ईएमएफ है वो भी जीरो हो जाएगा। मतलब करंट जो पैदा हुआ था सेकंड कॉइल में वो तभी पैदा होगा जब फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। क्लियर है? तो ये है आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ की अगर आप बात करें तो सेकंड लॉ एक बेसिकली मैथमेटिकल लॉ है, मैथमेटिकल इक्वेशन है बेसिकली। वो आपकी ये है कि ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। क्योंकि देखो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, ज्यादा चेंज होगा तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब फील्ड लाइन ज्यादा बदलेंगी तो करंट ज्यादा आएगा, फील्ड लाइंस कम बदलेंगी तो करंट कम आएगा। ये हमने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया। तो हमने बोल दिया कि ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्ट इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। मतलब डी फाई बी बाय डी टी लिखें तो ज्यादा बेहतर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी भी चीज का चेंज टाइम के साथ में अगर लिखा जाए तो उसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना भाई? ये है आपका सेकंड लॉ। इसको आप अगर ये मैग्नीट्यूड लिखा है, अगर मैग्नीट्यूड ना लिखें तो यहां पर एक माइनस साइन आता है। ये माइनस साइन ये शो करता है, ये माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेसिस पे अभी हम लेंजेस लॉ पढ़ेंगे। ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो अपोज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने को। इस चेंज को अपोज कर रहा है वो, मतलब इस पर्टिकुलर चीज के अपोजिट है ये, इसलिए नेगेटिव साइन। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने को अपोज करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट induced EMF opposes the cause by which it is produced। अपने कॉज को ही अपोज करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों आया? सोच के देखो, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ कॉइल में वो क्यों हुआ? वो हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना वजह है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस चेंज को ही अपोज करेगा। बात समझ में आई? इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा अभी लेंजेस लॉ में। अभी के लिए आप स्टेटमेंट ही ध्यान रख सकते हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब कॉज क्या है इसका? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इस कॉज की बात करें तो ऐसे एरो मार के बगल में लिख लेना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना? यही तो कॉज है बेसिकली। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। तो ईएमएफ पैदा होने की वजह क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसी वजह का अपोज करता है, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे रखा जाता है। क्लियर है? ओके। अब इसको लॉ को थोड़ा और मॉडिफाई कर लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ईएमएफ है वो एन डी फाई बी ओवर डी टी हो जाएगा। एन क्या है यहाँ पे? अगर वाउंडेड कॉइल हो, नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, तो सोचो हर सर्कुलर लूप, ऐसे बहुत सारी कॉइल्स हैं ऐसे 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 ऐसे, तो हर सर्कुलर लूप जो होगा, हर सर्कुलर लूप, उस सर्कुलर लूप का
सबका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा ना, सबसे, क्योंकि सब में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही नहीं निकल रही, तो सब में सबका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो उन सबके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कॉम्बिनेशन से होगा। तो इसलिए एन टर्न्स के लिए एन इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ये तो सिर्फ ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है एक लूप के लिए, ये एक पर्टिकुलर एरिया लिया, उस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी चेंज हो रही। पर ऐसे अगर कॉइल ले लूं बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स की, तो बहुत सारे एरियाज हो जाएंगे ना, पहले कॉइल का एरिया, कॉइल का पहले सर्कल का एरिया, दूसरे सर्कल का एरिया, तीसरे राउंड का एरिया, चौथे राउंड का एरिया, तो उन सारे एरियाज में से जो फील्ड लाइंस चेंज हो रही, तो उन सारे एरियाज का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है, चेंज हो, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उन सबका कॉम्बिनेशन कर देंगे तो टोटल ईएमएफ हमको मिल जाएगा। बात समझ में आई? ओके, तो पॉज करें और फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को लिख लें। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड लॉ हुआ। अब ये सेकंड लॉ में एक चीज और बता देता हूं छोटी सी, कि ये तो हमने बेसिकली डिफरेंशियल फॉर्म लिखा है इसका। अगर एवरेज ईएमएफ की बात करें, फॉर एवरेज ईएमएफ, ये तो मैंने इंस्टेंटेनियस ईएमएफ लिखा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा। पर एवरेज ईएमएफ मतलब एक टाइम से दूसरे टाइम तक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है, तो इफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम phi1 to phi2, तो मैं जो ईएमएफ इंड्यूस लिखूंगा वो लिखूंगा n phi2 माइनस phi1 अपॉन टाइम t, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला नोट कर लेना एवरेज ईएमएफ के लिए। क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ईएमएफ इंड्यूस निकालना है आपको, phi2 phi1 दिया होगा, टाइम दिया होगा, तो आप निकाल पाओगे। अगर कोई एक लूप दिया, उसके नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, phi2 phi1 दिया है, टाइम दिया है, तो आप ईएमएफ निकाल पाओगे, है ना। एक आध क्वेश्चन मैं भी करा दूंगा आपसे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक। लिख लो इसको भी, ओके। अब जो अभी कंसेप्ट में पढ़ा रहा हूँ, ये कंसेप्ट आपको वो नेगेटिव साइन का मतलब समझाएगा। जो अभी हम पढ़ रहे थे, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ, ठीक है, ये टॉपिक का नाम है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? देखो, होता क्या है कि सपोज करो वो जो कॉइल थी हमारी, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड थी, यहाँ पे वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला मैग्नेट था। इस मैग्नेट को, ये मूवेबल था, ये मूव करा रहे थे आप, और इसको आपने स्टेशनरी रखा था। तो इसको जब पास ला रहे थे तो इसमें करंट आ रहा था, दूर ले जा रहे थे तो करंट आ रहा था, ठीक, बढ़िया। यानी कि अब खुद से सोचो कि इसकी वजह से जो करंट इसमें डेवलप हुआ, सपोज ऐसे डेवलप हो गया करंट, मतलब अगर ये गैल्वेनोमीटर से ऐसे कनेक्टेड है और करंट इसमें सपोज डेवलप हो गया इस तरीके का, तो जब इसमें करंट ऐसे डेवलप हो गया तो देखो ध्यान से, करंट 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 करंट, सब जगह करंट 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 करंट। अब इन सारे करंट की वजह से ये जो कॉइल है ये सोलेनॉइड बन गई, तो इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, हाँ या ना? हाँ। तो इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ये पैदा हुई है, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना में जो हमारा करंट इंड्यूस्ड हुआ है सेकेंडरी कॉइल में, ये अगर इसको प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल नाम से दे दें, ये मैग्नेट है, पर दूसरा एक्सपेरिमेंट था, वहां कॉइल रखी थी ना, इस कॉइल को प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है।
या प्राइमरी इसको बोल लो, सेकेंडरी इसको बोल लो, ठीक है। इस कॉइल में हमारा जो करंट इंड्यूस हुआ, इस करंट की वजह से इस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखो आप, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो देखो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे का अपोज करेंगी नहीं करेंगी? अगर ये बहुत पास में होंगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी ऐसी होंगी, ध्यान से अगर आप देखो, और इधर वाली भी कुछ ऐसे ऐसे, तो एक दूसरे का अपोज करेंगी, ये बहुत जगह करेंगी नहीं करेंगी? तो मेरा वही समझाना था कि जो करंट इंड्यूस्ड हुआ या जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ इस कॉइल में, वो अपने कॉज का अपोज करेगा। मतलब इन फील्ड लाइंस जो आ रही थी बदलती हुई, उनकी वजह से ही तो ये इंड्यूस हुआ है ईएमएफ। इन फील्ड लाइंस को ही कट करेगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। कैसे? इस करंट जो आया, उस करंट की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई, ये मैग्नेटिक फील्ड इसका अपोज करेगी। बात समझ में आई? तो इनडायरेक्टली ये करंट ही तो इसका अपोज कर रहा है। बात समझ में आई? इसलिए वहां पर नेगेटिव साइन लगाया गया, बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विच अपोजेस द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉइल के लिए ये फील्ड एक्सटर्नल है, इसकी बार मैग्नेट की। इस बार मैग्नेट की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो करंट इंड्यूस हुआ इस कॉइल में, उस कॉइल के अंदर इस करंट की वजह से इसकी एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आई। उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज किया। बात समझ में आई? इन दिस मैनर वी कैन से दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इनसाइड द कॉइल अपोजेस द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब वो जिस वजह से प्रोड्यूस हो रहा था उस वजह को ही अपोज करने लगा, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड का ही अपोज करने लगा। बात समझ में आई? तो ये वो नेगेटिव साइन का जस्टिफिकेशन है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड समझ में आई? ये डायग्राम बना लो, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में आपको इतना ही समझना है, ठीक है? और जो मैंने बोला है उस हिसाब से आप अगर कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इट इज जस्ट अ कंसेप्ट, एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछने वाला। बात समझ में आई? आपको वो नेगेटिव साइन का जस्टिफिकेशन समझ में आना चाहिए कि भाई वो क्यों बदला। वो इसलिए बदला, इस मैग्नेट की जो एक्सटर्नल फील्ड है ये बदल रही थी, जैसे ही पास ले जा रहे थे उसमें करंट आया। जैसे ही करंट आया तो उस करंट की जो फील्ड थी उसने इसकी फील्ड का अपोज किया, मतलब जो फ्लक्स इसका इससे पास हो रहा था वो कट करने लगा। मतलब फील्ड को कट करेगा तो फ्लक्स पास होने वाला भी कट हो जाएगा ना, है ना? तो दिस इज द वे। तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर में समझने की चीजें बहुत ज्यादा है, रटने की लिखने की बहुत कम है, ठीक है? अब हम बात करते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया भाई, ठीक है, ओके, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब बात होगी लेंजिस लॉ की। लेंजिस लॉ क्या है? ये जो इस कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ था, वो करंट हमने बोला ना ऐसे जा रहा है, सपोज करंट, वो करंट कैसे जाएगा एक्चुअली में कॉइल में? वो ऐसे जाएगा सर्किट में या ऐसे जाएगा सर्किट में? उस करंट की डायरेक्शन पता लगाना, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता लगाना जो होता है वो हमारा लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? लेंजिस लॉ इज यूज्ड बेसिकली टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है? कैसे? लेंजिस लॉ बोलता है कि जो करंट इंड्यूस होता है वो अपोज करता है अपने ही कॉज को, अपोजेस द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है? इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट जो भी इनडायरेक्टली करता है, ये तो मैंने समझा दिया। इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अपोज करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है? तो बेसिकली ये करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है हमको, ठीक? तो देखो लेंजिस लॉ कैसे हेल्प करता है करंट का डायरेक्शन फाइंड करने में। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं,
सपोज ये कोई लूप है, ये लूप के पास में तुम ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल का मैग्नेट इसके पास ले जा रहे हो सपोज, ठीक। जब तुम इसके पास ले जाओगे तो इस पे पहुंचने वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो बढ़ेंगी, यानी फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि जो चेंज इन फ्लक्स है उसको अपोज करे, है ना। अब सोचो, ये नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 जा रही हैं, यहां से ऐसे निकल रही हैं। तो खुद से सोचो कि इन फील्ड लाइंस का अपोज करने के लिए इस लूप की जो फील्ड होनी चाहिए वो फील्ड कहां होनी चाहिए, इसके अपोजिट होनी चाहिए ना, इस फील्ड के। और वो कब होगी, वो तब होगी जब इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा। बात समझ में आई? ये साइड व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, इस तरीके की बात है ये ऐसा लूप ऐसा रखा हुआ है साइड में, ठीक है। और ऐसे नॉर्थ पोल आप ले जा रहे हो, नॉर्थ साउथ ऐसे, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसे करेगा। बात समझ में आई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अपोज करेगी इसका। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे अगर कोई सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो करंट, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी। और अगर ऐसे करंट हो तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आएगी। ये आपको पता है? क्या आपको ये राइट हैंड थंब रूल सबको पता है? सबको पता होगा शायद, है ना। ठीक है, कि ऐसे सर्कुलर करंट की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन फाइंड करता हूं। जस्ट कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ थंब विल प्रोवाइड यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इसको मैं साइड व्यू से हिसाब से देखूं, इसको मैं ऐसे तो नहीं बना पाया ढंग से, बट अगर इसको ऐसे कुछ देखा जाए तो इसमें करंट जो आएगा वो ऐसे आएगा, आएगा नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा क्या कर पाएगा, इसको अपोज कर पाएगा। बात समझ में आई? इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसको अपोज कर पाएगी, ठीक है, बाहर निकलेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकल रही है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस लूप का ये जो सरफेस है इसने क्या कर लिया है, नॉर्थ पोल एक्वायर कर लिया है। क्या कर लिया है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल इसलिए भी बोलते हैं कि देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब नॉर्थ पोल एक्वायर कर लिया है, ठीक है। तो लेंजिस लॉ बेसिकली किसी भी लूप की पोलैरिटी बताता है और उसमें करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुआ है ये बताता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड। तो सोच, जब इसको पास ले जा रहे थे तो फील्ड लाइंस इससे ऐसे निकल रही थी, तो इस फील्ड लाइन का अपोज करने के लिए एक फील्ड उल्टी होनी चाहिए, और फील्ड जो उल्टी होगी वो करंट ऐसे आएगा तो ही फील्ड इस तरफ आएगी। तो करंट इसके अपोज तभी करेगी जब करंट ऐसे आएगा। तो करंट ऐसे आया बाहर की तरफ। अब इसमें से सोचो फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है इस करंट कैरिंग लूप में से। करंट कैरिंग लूप हमारा मैग्नेटिक डाइपोल होता है, तो इसलिए देखो हम जानते भी हैं इसका एक साइड ये नॉर्थ पोल बन गया और लूप का अदर साइड क्या बन गया, साउथ पोल बन गया, ठीक है। क्योंकि फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगी और उस साइड घुसेंगी लूप में। बात समझ में आई? ये जो लूप होता है करंट कैरिंग लूप, अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर 4 में तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं। इसकी वजह से ये देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस आएंगी वो ऐसे निकल के ऐसे बनेंगी। बात समझ में आई? ये जो लूप है ये भी बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही होता है, ठीक है, करंट कैरिंग लूप। तो ये करंट कैरिंग लूप हो गया। तो करंट कैरिंग लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो इस फील्ड का अपोज करने लगी, यानी हमने बता दिया कि इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए तो ही ये फील्ड इस फील्ड का अपोज करेगी। और लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसमें डायरेक्शन पता कर दिया, ठीक है। डायरेक्शन पता लगाने का तरीका क्या था लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग? वो ये था कि फील्ड लाइंस इधर हैं तो करंट ऐसा आना चाहिए कि इस फील्ड को अपोज करे, तो करंट ऐसा होगा तो अपोज करेगा। यानी अब बाहर निकल रही है फील्ड लाइंस तो ये वाला जो फेस है इस लूप का वो क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। क्या बन गया? नॉर्थ पोल। क्लियर हुआ? जब ऐसे ले जाएंगे तो ये वाला फेस क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। तभी तो इसकी नॉर्थ पोल को अपोज करेगा, ऐसा भी समझ सकते हो। नॉर्थ पोल बनेगा तभी तो नॉर्थ पोल को अपोज करेगा, ठीक है। और नॉर्थ पोल ऐसे बन रहा है, नॉर्थ पोल का ऐसे एन याद रखो कि करंट ऐसा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई?
ओके, अब इसका उल्टा एग्जांपल लो। उल्टा एग्जांपल लोगे तो आप पाओगे, देखो सपोज करो वही लूप है। अब आप क्या कर रहे हो, इस नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हो, तो लॉजिकल सी बात है, नॉर्थ पोल जब दूर ले जाओगे तो ये वाला जो पोलैरिटी है, ये पोलैरिटी साउथ पोल बनेगी। क्यों? क्योंकि इसको अपनी तरफ खींच पाए। जब इसको दूर ले जाओगे तो इससे पास होने वाली फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। तो ये लूप चाहेगा कि फील्ड लाइंस बढ़ने लगे, मतलब फ्लक्स इंक्रीज करे, फ्लक्स का चेंज को अपोज करेगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा हो तो फ्लक्स को इंक्रीज करेगा, और फ्लक्स इंक्रीज हो रहा हो तो फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। इस केस में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा तो फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज करंट था। इस केस में फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो करंट हमको कैसा चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए। कैसा चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए। क्लॉकवाइज करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी, सोचो इसी तरफ हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, ऐसे साउथ पोल में घुसती हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने लगेंगी। यानी फ्लक्स के चेंज करने के लिए ये जो, जब ये मैग्नेट दूर ले जाओगे तो फ्लक्स जब डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए क्लॉकवाइज करंट आएगा या साउथ पोल डेवलप होगा। कौन सा पोल डेवलप होगा, साउथ पोल डेवलप होगा। ठीक है, तो हम ये पोलैरिटी बताने के लिए लेंजेस लॉ का यूज करते हैं। नॉर्थ पोल होगा कि साउथ पोल होगा फेस, या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करने के लिए करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और वो किस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज करेगा तो करंट ऐसा आएगा कि फ्लक्स को डिक्रीज करे, और अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा तो करंट ऐसा आएगा कि फ्लक्स को इंक्रीज करे। बात समझ में आई? हाँ सर आई। यानी कि हमें दो मोटी मोटी बात समझ में आई। कोई भी लूप हो, उस लूप में या तो करंट क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा तो मतलब नॉर्थ पोल आएगा पोलैरिटी, और जब क्लॉकवाइज करंट आएगा तो मतलब साउथ पोल आएगी पोलैरिटी, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग। बात समझ में आई? और ये कैसे आएगा करंट का डायरेक्शन, वो हम पता करेंगे कि जो मैग्नेट है या पास वाली जो भी कॉइल है उसकी वजह से फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आई? आई होप समझ आई होगी। पॉज करें और दोनों डायग्राम्स को बनाएं, लेंजेस लॉ के साथ में ये लिखें, और जो समझ में आया वो लिख लें। ये दोनों जरूर बनाएं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं बस आपको लास्ट चीज इस लेक्चर में एक समझाना चाहूंगा कि देखो, इसका नॉर्थ पोल एक्वायर करना, एंटी क्लॉकवाइज करंट आना, या इसका क्लॉकवाइज करंट आना और साउथ पोल एक्वायर करना, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो हमारी जो इंड्यूस्ड फील्ड है, मतलब ये जो पोल है, वो ऐसा डेवलप होगा कि फ्लक्स को डिक्रीज करे, और अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो पोल ऐसा डेवलप होगा कि फ्लक्स को इंक्रीज करे। ठीक है, तो अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये साउथ पोल डेवलप करेगा तो क्लॉकवाइज करंट आएगा। नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल डेवलप करेगा ताकि अपोज कर पाए। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, अट्रैक्ट कर पाए, मतलब चेंज को अपोज करेगा ना। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, इस वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो नॉर्थ पोल को ये पास बुलाएगा कि नहीं नहीं भाई, फ्लक्स चेंज नहीं करेंगे हम, क्यों करें फ्लक्स चेंज। ऐसे ही जब नॉर्थ पोल पास आएगा तो ये बोलेगा कि भाई फिर से फ्लक्स चेंज कर रहे हो, इस बार तुम फ्लक्स बढ़ा रहे हो, तो लो मैं ये नॉर्थ पोल एक्वायर करता हूँ और फ्लक्स को घटाता हूँ, है ना। तो कोई भी लूप दुनिया का जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होता है कि वो अपने ही कॉज को प्रोड्यूस करे, है ना, अपने ही कॉज को अपोज करे, अपने ही कॉज को अपोज करे। ठीक है, सॉरी, तो अपने ही कॉज को अपोज करें। ठीक, दैट्स इट। और इंक्रीजिंग फ्लक्स और डिक्रीजिंग फ्लक्स दो कंसेप्ट हैं कि फ्लक्स अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो जो इंड्यूस्ड फील्ड होगी और जो एक्सटर्नल फील्ड होगी वो दोनों अपोजिट होंगे, और फ्लक्स अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो इंड्यूस्ड फील्ड
और जो आपको एक्सटर्नल फील्ड है, सोच इसकी एक्सटर्नल फील्ड जो होगी इधर की, वो तो इधर ही होगी ना, नॉर्थ पोल की, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, है ना। ये आपकी इंड्यूस्ड फील्ड है, ये आपकी एक्सटर्नल फील्ड है, ये आपकी इंड्यूस्ड फील्ड है, ये आपकी एक्सटर्नल फील्ड है, बी नॉट। ठीक है, तो ये है बेसिक सी बात है। ठीक है, तो ये है लेक्चर नंबर 1। इसमें हमने क्या क्या सीखा, फर्स्ट लॉ सीखा, सेकंड लॉ सीखा, फेराडे के 3 एक्सपेरिमेंट सीखे, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन सीखी। ठीक है, उसके बाद मैंने लेंजेस लॉ के बारे में आपको बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ किसी भी कॉइल में, है ना, अकॉर्डिंग टू फेराडे एक्सपेरिमेंट, कि हम जब भी किसी व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल्स एंड मैग्नेट्स, बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, है ना, तो जब भी रिलेटिव मोशन की कराया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगा। वो करंट इंड्यूस कितना होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो d∅dt के बराबर होगा। वो सेकंड लॉ ने बता दिया, है ना। तो सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ के बाद वो करंट जो इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास लेंजेस लॉ उपलब्ध है। क्लियर है, तो यहाँ तक हमने लेंजेस लॉ कवर किया, फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ कवर कर लिए, और मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन कवर कर ली। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।